तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41। इससे पहले 1 से 40 तक क्या आपका मैथ और रीजनिंग है। ठीक दोस्त, चलिए। तो यहाँ पर 41 कहता है निम्न में कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब क्रिएट करता है। याद रखिए, साथ साथ ये भी याद रखिए कि अवतल दर्पण में 6 केस होता है। अगर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण में 6 ऑब्जेक्ट वस्तु जो होता है 6 जगह पे अलग अलग पोजीशन पे होते हैं और उसका इमेज भी 6 जगह अलग अलग पोजीशन पे बनते हैं। यानी इसमें वास्तविक, उल्टा, आभासी हर तरह के प्रतिबिंब इसमें क्रिएट होते हैं। अगर वही हम बात करते हैं उत्तल दर्पण में, तो याद है उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा बनता है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, तो कौन कर सकता है। तो याद रखिए आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है लंबी दूरियों के मापन के लिए किस माप विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समांतर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला छंद बल जो होता है वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप, केंद्रीय बल। ये जो होता है बाहर की तरफ लगता है। अगर यही पूछता है अंदर की तरफ कौन सा बल लगता है, तो याद रखिए अभी केंद्रीय बल जो है अंदर की तरफ लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। देखिए ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके मीडियम है। तो आपसे पूछा किससे नहीं गुजर सकता, तो ऑप्शन देखा था यहाँ पर डी जो होता है वैक्यूम जो होता है, इस मीडियम से ध्वनि जो है पास नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त। और साथ साथ ये भी याद रखिए ध्वनि जो होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम क्या होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम पर जाए और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्य क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ये सही, मतलब ए का हो जाएगा डी, ए का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बैटरी का काम क्या है, इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, उसका यानी डी के बाद फिर ए होगा। ठीक है, तो डी के बाद ए, तो डी के बाद ए यही दिख रहा है। उसके बाद 3 का सी, 3 यानी पावर, पावर किसको बोलते हैं, किलोवाट आवर। देखिए किलो पावर क्या होता है, पावर का तो यूनिट होता है किलोवाट, लेकिन यहाँ पर आवर लिख रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि किलोवाट आवर जो होगी एक तरह के भी आपका जूल का मात्रक हो जाता है, मतलब शक्ति का तो मात्रक होता नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ किलोवाट होना चाहिए। यहाँ पर यह तो मिस्टेली मिस्टेक है, इसको आवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसके देखा है तो ऑप्शन यहाँ पर डी पे जा रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आवर नहीं होना चाहिए, जो आवर वाला टर्म लिखा हुआ है ना ये। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होता है ताप में वृद्धि की वजह से होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। ठीक है दोस्त, मुक्त रूप से गिरना तभी समय जब निर्वात रहेगा, तो कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, इसमें चाहे वस्तु 5 kg का हो या 1 ग्राम का हो, अगर किसी भी ऊंचाई से गिराएंगे निर्वात में तो दोनों एक साथ अर्थ पे गिरेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। देखिए किसी भी धातु के साथ आपको पारा को मिक्स करना पड़ेगा, तो अमलगम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो Hg चाहिए, यानी Hg को किसी धातु के साथ मिलाने से क्या होता है, अमलगम बनता है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है, और ये धातु या धातु में किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इतने फैक्ट इसका याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है रसोई गैस यानी एलपीजी गैस में मुख्यतः शामिल होता है। देखिए एलपीजी गैस में मुख्यतः आपका पूछ रहा है क्या शामिल होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐसे जैसे नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है, ये तो पहली बात है, लेकिन यहाँ नॉर्मल और आइसो तो दे नहीं रखा क्योंकि दोनों का मिश्रण
एलपीजी गैस में होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो एक जगह ब्यूटेन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों हो जाएगा एलपीजी गैस में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया आपको, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो याद है इसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51, विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक, ये नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कांसा, आपसे पूछा कांसा एक मिश्र धातु है, तो आपको बताना है कि इसमें ये कौन कौन धातु से मिलकर ये बना होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तांबा और टीन होगा। अगर यही पूछता आपका तांबा, यहाँ कॉपर पूछा, ये कांसा पूछा ना, लेकिन अगर पीतल पूछता, यहाँ पे पीतल पूछता तो यहाँ होता कॉपर और जिंक होता, याद रखिएगा कॉपर और जिंक होता अगर पीतल पूछता तो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53, पायस यानी मलसन किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दो द्रवों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54, द्रव्यमान और भार के बारे में लिखित में से क्या सही है, द्रव्यमान और भार के बारे में लिखित में से क्या सही है, तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन देखा तो यहाँ पर राइट आंसर आपको डी दिख रहा है कि द्रव्यमान क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, और भार क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ें आप लोग याद रखिए। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम में, इसको हम मेजर करते हैं, और भार को न्यूटन में हम लोग मेजर करते हैं, यानी भार भी एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है, यानी बल होता है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है, तो याद रखिए हम लोग एमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका उपयोग किया था, एमीटर का यूज़ किया था। साथ साथ ये भी याद रखिए कि एमीटर जो होता है परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। अब जब धारा की बात है तो धारा की मात्रा क्या होता है, इसका एम्पियर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 56 का था महिलाओं में निषेचित अंडा दैश अस्तर में प्रतिरोपित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिए गर्भाशय में क्या होता है, प्रतिरोपित हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। असा से गर्भाशय का अगर लंबाई की बात है तो उसकी लंबाई कितना 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसकी चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57 का था निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है डैश श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज के जलने के दौरान क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 का था निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इनमें से कौन सा ऐसा जो हमारे शरीर में शरीर के अंदर नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन ए जो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, बाकी प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन जो है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, निर्माण इसका होता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। बाकी आपको बच गया ए हो गया और डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये जल में घुलनशील नहीं बल्कि ये फैट्स में यानी वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है जबड़ा डैश का भाग होता है, जबड़ा जो होता है किसका भाग होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, यानी खोपड़ी का भाग होता है, याद रखिए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 का था निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा मेटाजोआ, याद रखिएगा मेटाजोआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 का था निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा मेलपीगी नलिकाएं, याद रखिए मेलपीगी नलिकाएं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63 कहता है लाल शैवाल आमतौर पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल निकायों में क्या होता है दोस्त, पाया जाता है। और शैवालों
ठीक है। और सवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसको फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता है अपसमार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या होता है दोस्त, प्रभावित होता है। याद रखिएगा मस्तिष्क क्या होता है, प्रभावित होता है। जब मस्तिष्क की बात आ रही है तो मस्तिष्क का जनरली वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम से 1500 ग्राम के आसपास हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है अपच यानी इंडाइजेशन की बात कर रहा है, जब खाना नहीं पचता उसकी बात हो रहा में उपचार के लिए किस प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमल तत्वनाशक। यानी सिंपल से इसको याद रखिए, बहुत शुद्ध हिंदी लिखा हुआ एंटासिड। याद रखिएगा एंटासिड का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पेट खराब होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग ले सकते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं। उन पशुओं को क्या कहा है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल वर्तिकाओं में के निर्माण से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। याद रखिएगा राइजोबियम जितने भी दलहन पौधे होते हैं उसके जड़ों में हो पाया जाता है। इसका काम क्या है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट में क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, मतलब एक तरह समझिए कन्वर्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्न में से किन पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा। तुलसी के पौधे में नहीं होते, बाकी मीठी मटर हो गया, जितनी मूंगफली हो गया, मटर हो गया, ये सब के जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी आपका स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्टोबेसिस सब आपका क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 70 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मछली हाइड्रा स्पंज लिखा हुआ, पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, तो यहाँ देखिए 2 और 3 में क्या होता, नहीं होता, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है इकोटोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इकोटोन वह है जहां 2 बायोमास मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है पालकों की पत्ती निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है, यानी पालक जो साग होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होता है उसमें आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा, उस स्थानिक जैव विविधता का तंत्र होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला को बताना, इसमें कौन सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, घास, बकरी, मानव। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, H3PO4। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, याद रखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 12 अनुसूचियां। ठीक है दोस्त, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं, कितने प्रांतों में बने, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कितने प्रांतों में बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 प्रांतों में बने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय पूछा, तो याद रखिए कहाँ है, तो ये लंदन में है। ठीक है दोस्त, और अभी जो कॉमनवेल्थ में लगभग कितने 10 सदस्य, याद रखिएगा 54 के आसपास है। ठीक है, तो यानी 54 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मुगल सम्राटों का
मीर बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी होगा, सेना संगठन का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों मिलती है? इसका रीजन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलती है। ठीक है दोस्त, इसी की वजह से चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से कम वर्षा मिलती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्त, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 82। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, तो कहाँ अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेल्टाई क्षेत्र में अपनाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सबभूकंप रेखा। याद रखिए, सबभूकंप रेखा होमोसिमल्स लाइंस कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्न में कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। अब गर्म होने का रीजन है कि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 कहता है दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी आपको बताने। सीधा क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ीलिया। याद रखिएगा, ब्राज़ीलिया हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा ये देश, याद रखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राज़ील है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में है? ये आपको बताएं, इसका राइट आंसर हो तो कहाँ है? तो याद रखिए गोवा में। कहाँ है दोस्त? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिए 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्त? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1948 में की गई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिए दोस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है पछाप शब्द से क्या तात्पर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एक ऊंचा बादल। याद रखिएगा, एक ऊंचा बादल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है इसमें कथन आपको बताने कौन से कथन इसमें सत्य हैं। ठीक है दोस्त, देखा दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वाज जाइट चट्टानों सूकर पीठ के रूप में विकसित होती है, सही है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती, ते भी राइट है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त हो जाए, तीनों राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंचतंत्र को किसने लिखा है? याद रखिए विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? अंकोर वाट बनवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रखिए सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 कहता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी इस साल हुई थी। तो कब हुई थी इसका राइट आंसर बताना है। तो 1664। याद रखिएगा 1664 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 96 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा ये हुआ था आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय थे तो कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, जॉर्ज यूले। याद रखिएगा जॉर्ज यूले। आइए इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और कब किए थे? तो याद रखिएगा 1888 ईस्वी में
किए थे? इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रॉलेट एक्ट, इसमें बताना है काल अनुक्रम, मतलब सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले कौन हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ था, यानी 1917 में सबसे पहला होता है, यानी ऑप्शन 3 पहले होगा, तो यानी ए या सी होगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इलाहाबाद मिल हड़ताल ये हुआ था तो 1918 में, यानी 3 के बाद 4 आएगा, तो 3 के बाद 4 आएगा, तो ऑप्शन देखा जाए तो यही तो लॉक हो रहा है ना, 3 के बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, 2 कौन है? खेरा आंदोलन है। कौन है? 2 है खेरा आंदोलन, ये हुआ अभी इसके बाद हुआ था 1918 में, लेकिन ये इसके बाद हुआ था। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। और उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट आपका 1919 में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है तिलका मांझी का जन्म, तिलका मांझी का जन्म हुआ था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, तो याद रखिए 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए नंबर 102 कहता है शाही लीची उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? देखिए अभी शाही लीची का मौसम ही चल रहा है ना, तो शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, और पूछा है मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो दरभंगा में। ठीक है दोस्त, चलिए 103 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिए सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अब रहा सवाल कि ये युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए 1870 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मृदु काष्ठ वृक्ष टैगा वन में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है जल डमरू मध्य यानी इस्थमस से क्या अभिप्राय, यानी से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। याद रखिएगा, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, उसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा आपका अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पे है आपको ये बताना। तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पे है अलमाटी बांध। ठीक है दोस्त, और कृष्णा नदी की बात आई तो इसकी लंबाई कितना? तो याद रखिए 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107 कहता है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कि कुल्लू घाटी जो है भारत में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब जब कुल्लू घाटी की बात आएगी तो ये किस स्टेट में? तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में, यानी एसपी यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 108 कहता है मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के सम्मिलित धारा का नाम है? यानी किन दो नदियों के मेल से जो बनता है वो एक उसका नाम हो गया मेघना। तो कौन कौन सी नदी? याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल से मेघना नाम पड़ जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों होगा, नहीं राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 111 कहता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, और उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है भारत कैसा राज्य, आपसे पूछा जा रहा है भारत कैसा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। याद रखिए कल्याणकारी राज्य है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कहता है गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी। याद रखिएगा दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। ठीक है, कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा दिल्ली से देहरादून। याद रखिएगा दिल्ली से देहरादून। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है
ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्बेन में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116। देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। याद रखिए अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है भारत के किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यानी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा दोस्त? बांग्लादेश। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो आपको बताना है कौन भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 कहता है 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा बिमल पटेल। ठीक है दोस्त, बिमल पटेल। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा एस जयशंकर। याद रखिए एस जयशंकर। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 80 MCQ डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।